अब आई है तू रीता, सूरज सर पर चढ़ाया और तू अब आई है बाजार से। दीदी मैं तो जल्दी जल्दी ही आ रही थी, पर रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला प्यास से तड़प रहा था, बस उसी को पानी पिलाने लग गई थी। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती फिरती है, चाहे घर में कुछ काम हो या ना हो। दीदी आप क्यों गुस्सा कर रही हो? माँ कहती थी कि जो इंसान किसी के बुरे वक्त में काम आता है वही असली इंसान कहलाता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं रह रीता, और माँ की कही बात का इस मतलबी दुनिया में कोई फायदा नहीं। यहाँ सब मतलबी हैं। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक गांव की, जिसमें किराए के मकान में 2 अनाथ बहनें रहती थीं। उनके माता पिता कुछ दिन पहले महामारी की वजह से चल बसे थे। एक दिन दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। दीदी आपको याद है, माँ कहती थी कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखो, ये दुनिया अपने आप छोटी होती जाएगी। तो इतना भरोसा कैसे करती है लोगों पर? दीदी हर इंसान बुरा नहीं होता है, गांव में और भी कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। कल ही तो विकास अंकल ने कहा था कि तुम दोनों बहनों को खेत में कुछ काम मिल सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं है विकास अंकल काम देंगे हमें, पर तू कह रही है तो चलकर देख लेते हैं एक बार। अगले दिन दोनों बहनें खेतों पर काम के लिए चली जाती हैं और उनको खेत में सब्जी तोड़ने का काम मिल जाता है, जिससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन गीता कमाए हुए पैसों को गिन रही थी। रीता हमारी 2000 रुपए की कमाई हुई है, इतने में तो घर का खर्च चल जाएगा। पर दीदी इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, माँ ने जो घर में सामान भरा था वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और फिर कमरे का किराया भी तो देना है, इसलिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। रीता और गीता बात कर ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। दीदी इस टाइम कौन आया होगा? मैं देख कर आती हूँ। गीता जैसे दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा हुआ था। देखो तुम्हारे बाबूजी ने 4 महीने से किराया नहीं दिया है, और कल तो 5वां महीना हो जाएगा, इसलिए या तो कल कमरा खाली कर देना, नहीं तो मुझे मेरा किराया दे देना। अंकल आपको तो पता ही है हम अनाथ हो गए, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाकर देंगे आपको, हमें घर से मत निकालना। माँ बाबूजी का तो साया सर से चला ही गया, अब सर पर से इस छत का साया मत छीनिए, थोड़ा समय और दे दो अंकल, हम आपके किराए के पैसे दे देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो मेरे पैसे देने की। और मकान मालिक गीता के हाथों से पैसे छीन लेता है, और कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों ने जो पैसे कमाए थे, मकान मालिक उनको भी आकर उन दोनों बहनों से छीन लेता है। दीदी इस तरीके से तो हमारे पास एक पैसा नहीं छोड़ेगा ये मकान मालिक, और अब तो हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कोई नहीं रीता, कल सुबह हम दोनों अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे, जिससे मकान मालिक हमको वहां आकर परेशान भी नहीं करेगा। पर दीदी हम जाएंगे कहाँ, वो कल ही पता चलेगा। अभी हम जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह ट्रेन से जल्दी निकलना होगा। गीता जल्दी से खाना बनाती है और फिर वो दोनों बहनें जल्दी से खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और ट्रेन से कहीं दूर निकल जाती हैं। अगले दिन जब मकान मालिक घर आकर देखता है तो पूरा घर खाली पड़ा था। चालाक लड़कियों, यहाँ से घर खाली करके चली गई ताकि मुझे किराया ना देना पड़े, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर अगले दिन दोनों बहनें ट्रेन से उतरकर एक नए शहर आ जाती हैं। दीदी ये कौन सी जगह है? ये तो मुझे भी नहीं पता रीता, ये कौन सी जगह है, पर मुझे इतना पता है हम अच्छी जगह आए हैं। दीदी कुछ खिला दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें पास की दुकान से कुछ खरीद कर खा लेती हैं और वहीं रात को कोई कमरा ना मिलने पर रेलवे स्टेशन पर ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उनको डंडे मारकर वहां से उठाने लगता है। कौन है तुम दोनों? चलो यहाँ से उठो, यहाँ पर सोना मना है, चलो भागो यहाँ से। अंकल आप मार क्यों रहे हो हमें, हम उठ रहे हैं। दीदी बहुत तेज मारा अंकल ने डंडा। तू ठीक तो है ना रीता, हम चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हम अनाथों की तो बिल्कुल नहीं। वो दोनों अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चल देती हैं और रात को कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढती हैं। तभी चलते चलते उन दोनों बहनों को एक टूटी हुई झोपड़ी दिखती है। रीता आज रात हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं, कल को कहीं कमरा देख लेंगे। वो दोनों बहनें अपनी रात उस झोपड़ी में गुजारती हैं और फिर अगली सुबह गीता अपने बचे हुए पैसे देखती है, वो कहीं पर गिर गए होते हैं। दीदी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो बस वही पैसे थे जिससे हम रहने के लिए कमरा लेते। ये किस्मत भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, पहले अनाथ कर दिया, फिर सर से छत भी छीन ली और अब ये सब। गीता की ऐसा कहकर नजर टूटी फूट पर बाज पड़ जाती है। रीता क्यों ना हम इन बसों से अपनी टूटी हुई झोपड़ी को ठीक करें और इसमें रहने लगे। ठीक कहती हो,
हम ये कर सकते हैं। दोनों बहनें बांस को इकट्ठा करती हैं और टूटी हुई झोपड़ी को रहने लायक बनाती हैं और उस पर बांस की बनी फूल और पत्ती बनाकर झोपड़ी को सजा देती हैं। दीदी, अब हमारी बांस की झोपड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ रीता, ये तो हमारे पुराने कमरे से ज्यादा अच्छी लग रही है और हमें इसका कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों बहनों को उस झोपड़ी में रहते हुए 2 महीने हो जाते हैं। गीता पास के होटल में काम करके अपने घर को चलाती थी और रीता घर पर रहकर घर का काम करती थी। दीदी, आप यहाँ से काम छोड़ दो, क्योंकि आपको जितने पैसे मिलते हैं उसमें मुश्किल से खर्चा चल पाता है और दीदी हमको आगे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तभी गीता मन ही मन सोचती है, जब मैं बांस से इतनी अच्छी झोपड़ी बना सकती हूँ और फूल पत्ती भी, तो क्यों ना मैं इन्हीं बांस से सुंदर सुंदर फूल पत्ती बनाकर बेचना शुरू कर दूं, जो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत पसंद आएंगे। गीता जब स्कूल जाती थी तो उसका शुरू से ही कला करने में ज्यादा ध्यान था। उसके अंदर हर चीज को करने की कला थी और वो बांस से तरह तरह की चीजें बनाती, जैसे फूल पत्ती, साथ ही अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बेचती थी। रेलवे स्टेशन के पास आने वाले लोगों को गीता की बांस से बनी चीजें बहुत पसंद आती थी। सुनो संदीप, ये फूल सुंदर लग रहा है ना, हम इसको घर में सजाने के लिए ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, अपने पूरे घर को हम इन फूलों से सजा देंगे। धीरे धीरे गीता की चीजें दिन पर दिन ज्यादा बिकने लगी और जितनी गीता बांस से फूल पत्ती बनाती वो सारी बिक जाती थी। और एक दिन गीता ने अपनी बहन रीता की रुकी हुई पढ़ाई भी चालू करा दी, जो उनके माँ बाबूजी के खत्म होने पर बीच में ही बंद हो गई थी। कुछ सालों बाद रीता की सरकारी जॉब लग गई और वो सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। दोनों बहनों ने अपना झोपड़ी वाला घर बदलकर एक बड़ा सा घर ले लिया और खुशी खुशी दोनों बहनें साथ रहने लगी। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है, जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ, जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग गई है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो, पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है।
उन्हें घर जाना पड़ा। वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है। जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ाकर भागती है। ए, रुक जरा। भागती कहाँ है? ए! व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आंटी। डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं? ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ाकर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ।
किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गई थी।